अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डियर स्टूडेंट्स। अपने सीरीज ऑफ लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। अपने इब्तदाई लेक्चर में हमने पढ़ा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर रेजिस्टर के अक्रॉस गुजारा जाए तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या बिहेव करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि सर्किट में मौजूद रेजिस्टर की वजह से अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इसको हम थ्रू इक्वेशन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बल्कि पिछले ही टॉपिक का नेक्स्ट एपिसोड है ये, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए डायग्राम में एक हमें क्लोज सर्किट दिखाया गया है जिसके अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दी गई है और साथ में हमारे पास मौजूद है एक रेजिस्टर। साथ ही दूसरी डायग्राम में देख सकते हैं ये रेजिस्टर की एक्चुअल हमारे पास डायग्राम है फिजिकल। तो एक्चुअली रेजिस्टर है क्या? रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेगुलेट या लिमिट्स करने के लिए सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक क्लोज सर्किट में अप्लाई करते हैं कि जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है, तो इसके नतीजे में अल्टरनेटिव करंट जनरेट होता है डेफिनेटली, और रेजिस्टर की मौजूदगी की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है सर्किट में। जब एक क्लोज सर्किट हो, उसके अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई हो रहा हो, तो उसके नतीजे में डेफिनेटली हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा। लेकिन उसी ही सर्किट में अगर हमारे पास रेजिस्टर मौजूद हो तो रेजिस्टर की मौजूदगी की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर्किट के अंदर, जिसे हम ओम्स लॉ कि इस इक्वेशन जो कि नीचे दी गई है V = IR से आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा है कि हमारे पास सेकंड लॉ इस्तेमाल हो रहा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ एक साइंसदान का नाम है जिसने फिजिक्स में काफी काम किया है, और उसका लॉ है हमारे पास वोल्टेज लॉ। तो उसके वोल्टेज लॉ के मुताबिक अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है, जैसे कि इक्वेशन में भी बताया गया है। इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे पास है IR, I is definitely current, R is a resistor, and Vm sin omega t। या इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे देख लें, जाहिर की गई है I = Im sin omega t। जबकि अगर इसको हम ओम्स लॉ के मुताबिक स्टेट करें, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में देखा V = IR है, उसमें से अगर मैं I को सेपरेट कर लिया जाए, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्ट करंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो Im = Vm/R। ये करंट एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास ओम्स लॉ के मुताबिक। अब नीचे एक और हमारे पास डायग्राम है जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों के फेज दिखाए गए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसमें हमारे पास मौजूद है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड टाइम ड्यूरेशन t। इक्वेशन 1 और 2 से ये मालूम होता है कि करंट और वोल्टेज कुछ टाइम के वक्फे के बाद अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और 0 वैल्यू शो करते हैं।
जैसे कि नीचे दिए गेम डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस वक्त करंट और वोल्टेज की वैल्यू 0 या 0 थी। कुछ टाइम के वक्फे के बाद करंट और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम पर पहुंच गई। इसी तरह से आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दोनों की वैल्यू 0 और फिर नेगेटिव फेज में चली गई। इन दोनों में एक बात कॉमन है कि करंट और वोल्टेज एक ही फेज पर मौजूद है। करंट एंड वोल्टेज हमारे पास एक ही फेज के ऊपर मौजूद है। इस डायग्राम में देखें, एक ही फेज का मतलब क्या है कि जब हमारे पास वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू 0 थी तो करंट भी हमारे पास 0 था। जब अल्टरनेटिंग वैल्यू Vm अपनी मैक्सिमम पीक पे पहुंची तब हमारे पास करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा था। इसी तरह से जब हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज नेगेटिव फेज में चला गया तो करंट भी नेगेटिव फेज में मौजूद था। और जैसा कि हम जानते हैं, अगली स्लाइड में हम चलते हैं, उसमें हमें स्टेट किया गया है कि इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एक मुकम्मल साइकिल के ऊपर या एक मुकम्मल साइकिल होने पर करंट की इंस्टेंटेनियस या एवरेज करंट हमारे पास क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन इसमें दूसरी सूरत यह हो सकती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल करंट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल करंट्स ओवर वन साइकिल इज नॉट 0। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कंप्लीट या मुकम्मल साइकिल के ऊपर हम तमाम करंट को के हासिल जमा का स्क्वायर ले लें तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 नहीं होगी। तो क्योंकि हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो सर्किट में मौजूद रजिस्टर की वजह से अल्टरनेटिंग करंट की मिकदार में कमी वाक़ई होती है, क्योंकि रजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील करके पावर डिसिपेशन की वजह बनता है। जैसे कि इस इक्वेशन में आप देखें, हमारे पास instantaneous power dissipation है dissipated in the resistor in a given by P is equal to I square R. It must be equal to Im sin omega t whole square R. और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे Im स्क्वायर एंड R आर कांस्टेंट्स। उस इक्वेशन, पिछली इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए P इज इक्वल टू Im स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा t, इसकी को कंटिन्यू करें तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t ओवर 2। अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ये फार्मूला स्टडी किया होगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओवर 2। तो उसी चीज को इसने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t ओवर 2। क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं 1 ओवर 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा t ओवर 2 में। और क्योंकि हम साइनोसॉइडल वेव की स्टडी कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी कर रहे हैं, तो एक्चुअली cos 2 ओमेगा t मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर cos 2 ओमेगा t की वैल्यू हम लास्ट इक्वेशन में पुट कर दें 0 तो हमारे पास रिमाइंडर में जस्ट साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1 ओवर 2।
तो इस तरीके से हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू मालूम हो गई, जो कि 1/2 है। अब इस 1/2 की वैल्यू को हम अपनी लास्ट इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे, तो हमारे पास पावर डिसिपेशन या पावर जो हमारे पास रिड्यूस हुई है P इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर ओवर 2। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास हो जाएगी। अगर इसी इक्वेशन को कंटिन्यू रखें हमें पता है कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर हमारे पास करंट को हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो रूट मीन स्क्वायर में है, वैल्यूज में है, या I फॉलोज द रेजिस्टर R, देन एक्चुअल पावर लॉस P इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर रूट का स्क्वायर इनटू R। ये इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास जनरेट हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि पावर P कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p, तो इस तरह से हम P इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर R एक तरह से हमने इक्वेशन नंबर 6 को पुट कर दिया, यानी कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं P इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर R, जो कि इक्वेशन नंबर 6 है। और दूसरी तरफ हमारे पास स्मॉल p पावर डिसिपेशन है और उसकी वैल्यू हमने अभी ड्रा की है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, यानी कि यहाँ पे आके हमने p इज इक्वल टू p करके हमने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 एक दूसरे को इक्वल कर दिया। इक्वल करने से क्या होगा कि हमारे पास आप देख सकते हैं दोनों तरफ मौजूद है r, तो यहाँ पे R2 हो गया कैंसल, हमारे पास IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू IM स्क्वायर ओवर 2। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अगर हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें तो हमारे पास एक्चुअली I इज इक्वल टू IRMS इज इक्वल टू IM अंडर रूट 2 हो जाएगी ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे RMS स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से IM स्क्वायर की वैल्यू भी अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, बट नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है 2, तो 2 के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर 1/, स्क्वायर रूट की वैल्यू हम मालूम करें वो होती है 0.707 इंटू IM। तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 हो गई, किसके लिए? अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर इन अ सर्किट। इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाय सेम फार्मूला, यानी कि V इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू VM ओवर अंडर 2। 1 ओवर अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.707 इंटू VM। इक्वेशन नंबर 8। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को हम साइनोसॉइडल वेव के अंदर रिप्रेजेंट तो करते हैं, तो इसका एक्चुअल तरीका कार क्या है कि इसको हम कैसे साइनोसॉइडल वेव जनरेट कर सकते हैं। तो साइनोसॉइडल वेव या साइन वेव के अंदर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम या एक डायग्राम इस्तेमाल होता है जिसको हम फेजर कहते हैं। फेजर एक ऐसा डायग्राम है जो कि करंट और वोल्टेज के फेजेस और उनके दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। अब यहां पे देखें, हमारे पास इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा है अ फेजर इज अ वेक्टर विच रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फेजर एक वेक्टर है जो कि रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, राइट साइड पे
आपको रोटेटिंग फेजर आपको रेड कलर या पिंक कलर में नजर आ रहा है और इसके साथ ही हमें उसके मुख्तलिफ डिग्री ऑफ रोटेशन भी दिए गए हैं। जबकि लेफ्ट साइड पे जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है वहां पे उन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ फेजर V एंड I को दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, I अल्टरनेटिंग करंट और V अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक्चुअली इसके काम करने का तरीका क्या है कि एक साइनोसाइडल वेव फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज किस तरह से ड्रा की जा सकती है। अब इसका तरीका कार है, नीचे प्रोसीजर दिया गया है इसके काम करने के तरीके का। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इक्वल द पीक वैल्यू ऑफ Vm और Im ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। जो लाइन सेगमेंट है आप पहले डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, वर्टिकल लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे फेजर के अंदर जिसको I रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां दूसरे ही एंड पे इसी पीक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है लीनियर डायरेक्शन में द फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरह से वर्टिकल पोजीशन ऑफ V वोल्टेज जो कि दूसरी तरफ हमारे पास मैक्सिमम फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ड्रा कर रहा है लीनियर या स्ट्रेट लाइन में। अगर आपको यहाँ पे बेहतर समझ नहीं आता तो आप यहाँ पे दूसरी डायग्राम में आ जाएं। इसमें देखिए हमारे पास रोटेटिंग फेजर है और इसको मुख्तलिफ एंगुलर डिग्रीज दिए गए हैं 0, 30, 60, 90 टुवर्ड 360 डिग्री। तो एक्चुअली दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है जिसके एक्स एक्सिस पे मौजूद ओमेगा टी है यानी एंगुलर वेलोसिटी और टाइम है। अगर 0 डिग्री पे देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रही है और वहां पे हमारे पास करंट एंड द वोल्टेज क्या है, डेफिनेटली 0 है। इसी तरह से जब हम 30 डिग्री पे जाते हैं तो हमारे पास 30 डिग्री पे वोल्टेज और करंट का एक फेज जनरेट होता है और इसी तरह से 90 डिग्री पे जाते जाते ये फेज हमारे पास मैक्सिमम चला जाता है। और जब हम इसी एंगल को देखते हैं 270 डिग्री पे तो यही फेज हमें नेगेटिव साइकिल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ एंगल मुख्तलिफ फेज, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज के मुख्तलिफ पॉइंट्स को जनरेट करते हैं। इस फेजर को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा गौर करने की बात है और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट थ्योरी नहीं है। तो इस लेक्चर को भी यहीं पे तमाम करते हैं और कल हम फिर स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। आज हमने स्टडी किया अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। कल हम शॉर्ट लेक्चर में देखेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर।